ऐसे तो मोदी जी ने बना दिया इंडिया को भारत। मैं मोदी जी के पक्ष का नहीं हूँ, न राहुल जी के पक्ष का हूँ। तो फिर आप किसके, मायावती जी के पक्ष के? मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी आदमी। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, लेकिन मेवाड़ी इस परंपरा को कहता है कि इस आदमी ने जो कोरोना काल में काम करा और स्वयं ने शमशान के अंदर, मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है जहाँ उदयपुर के वरिष्ठ नेताओं के लोगों ने माँ बाप ने हाथ ऊंचा कर दिया और परोसी नहीं था, उस समय पारस सिंह भी काम आया। जी ने भी बीमा दिया है जो है। एक मिनट बोलने दोगे भाई साहब? हाँ बिल्कुल बोलो आप। जनता है, नेता नहीं है। आज जो एक मिनट भाई साहब, पहले इनको बोलने दो, तुम बीच में क्यों मैं बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? जनता बोलेगी, नेता ही नहीं बोलेंगे। फर्स्ट टर्म में पारस जी साहब मालूम हुआ, प्रमोद जी साहब ने ये घोषणा की थी कि हम आयड में टाइल्स लगाएंगे नीचे। आपको याद हो टाइल्स लगाएंगे? तो मैंने लाग रहा टाइल्स आ रही है, गाड़ी में आ रही है, गाड़ी में आ रही है। क्यों तुम्हारे बाप दादाओं पे भरोसा नहीं है? तुम्हारे एनडीए पे आपको भरोसा नहीं था क्या? क्यों बदला नाम? आपको क्या लगता है पुलवामा में अटैक होता है तो कोई कांग्रेसी खुश होता है? कन्हैयालाल जी की हत्या हुई तो कोई कांग्रेसी खुश हुआ? कसाब ने जब गोलियां चलाई हमारी माताओं बहनों पर, उसमें कोई कांग्रेसी ने आतिशबाजी की होगी? क्या लगता है आपको? किसी भी पार्टी में अगर कोई गैर राष्ट्र से परे विचारधारा रखता है, उसके लिए खड़ा होना हम सबका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। देखिए बिल्कुल सब लड्डू आप ही खाएंगे क्या? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न आप एक साथ पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बोलने लगता हूँ, प्रश्न पूछते तो जो प्रश्न पूछते मैं भूल जाता हूँ। मैंने डूंगरपुर में बीटीपी को नाश करने के लिए कोई काम नहीं छोड़ा है। उनका सत्यानाश करने का काम जो मुझे पार्टी ने दिया, मैंने वह किया। पहले तो चैनल के माध्यम से स्वागत कीजिए इनका। नहीं, वो आपने कर दिया उनका। जिनेंद्र शास्त्री लड़े बली। जिनेंद्र को मैं अलग मानती हूँ। जब तक समुद्र मंथन नहीं हुआ तब तक है ना, पहले विष ही निकलता है, तो अभी विष निकल रहा है सबका, उसके बाद में सब अमृत ही अमृत है। ये देखो हालत इनकी, हालत देखो इन लोगों की, ये हालत देखो। हमारी हालत ठीक है, जनता का दरबार है, नेताओं का दरबार नहीं है। हमारी हालत ठीक है सर। जनता का दरबार है, नेताओं का दरबार नहीं है। तो उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम जनता दरबार आज सूरजपोल चौराहे पर लगा है। और सूरजपोल चौराहे की बात करें तो सूरजपोल चौराहे नाम से ही प्रतीत होता है कि उदयपुर में सबसे पहले सूरज जिस गेट से देखा जाता था वो सूरजपोल चौराहा है, ये सूरजपोल गेट है ये। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाएंगे, जनता से आपको मिलवाएंगे और संवाद करेंगे जनमंच के माध्यम से कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और कैसा होना चाहिए नया खेवनहार। कोई भाई साहब होंगे या नई कोई दीदी होगी, ये जनमंच के माध्यम से जानेंगे और समस्याओं से भी अवगत कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शहर का अंदरूनी भाग है, शहर की नाक है सूरजपोल। इसके चौराहे का जो अस्तित्व है उसे एक जूते नुमा बना दिया, जिस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। अंदरूनी शहर के अधिकतम वार्ड जिनमें स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहाँ के लोग त्रस्त हैं समस्याओं से, रोज नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों से जानेंगे कि क्या कर रहे हैं वे, क्या उनकी आगे की प्लानिंग है, और जनता से जानेंगे कि क्या सुझाव है उनके और क्या समस्याएं उनकी। तो जनता दरबार में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा क्षेत्रीय पार्षद गौरव प्रताप जी हमारे साथ हैं। तो गौरव प्रताप जी से बात करेंगे। गौरव प्रताप जी, सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले बताएं कि शहर का खेवनहार कैसा होना चाहिए और विकास के क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। सर्वप्रथम तो उदयपुर शहर को एक विधानसभा की तरह ना देखते हुए जो इस शहर को इस तरह देखे कि यहाँ मेवाड़ एकलिंगनाथ दीवान विराजते हों सदियों से, जो उदयपुर एक शहर की तरह नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में सौंदर्य की खाती, झीलों की नगरी, पहाड़ों से ढका स्वर्णिम जिसका इतिहास रहा, जिसे न कोई खेद पाया न कोई जीत पाया, उस उदयपुर की जो प्रथा चलती आई है, जो गाथा कीर्तिमान है, देखिए, और
उसी क्षेत्र में मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि एकलिंगनाथ साक्षी है, प्रभु जगन्नाथ साक्षी है। लाल सिंह जी झाला का जो 22 साल से समस्त विधानसभा में बतौर देहाध्यक्ष जो कार्यभार रहा है, उनके कर्म साक्षी हैं। विपक्ष के खेमे में रहने के बाद प्रदर्शन में, धरनों में, कलेक्ट्री घेराव में, पद चिन्हों पर अधिकारियों में सूझबूझ में, रोक टोक में, कार्यकर्ताओं के साथ जन बल की तरह खड़े होने के लिए उनके कर्म साक्षी हैं। वल्लभ नगर के उपचुनाव हो, सलूम्बर की सभा हो, मावली की सभा हो, उसमें उनके कर्म साक्षी हैं। और उसके उपरांत मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी से जितने भी मेरे दिग्गज आज इस शहर के, मेरे बड़े भाई, मेरे परिवारजन जो आज आवेदन कर रहे हैं, वो समस्त हर कार्यकर्ता, हर वो इंसान जो आज दावेदारी कर रहा है। और मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि उदयपुर में दावेदार बहुत हैं पर हकदार एक हैं, वो है लाल सिंह जी झाला साहब। और उसी के साथ जो दावेदारी अभी कर रहे हैं मेरे समस्त हमारे परिवारजन के बड़े भाई बहनें, जो भी जिन्होंने दावेदारी भरी है, वे सब अपने अंतर्मन में जानते हैं कि क्या कीर्तिमान और क्या कर्म झाला साहब के इस शहर और इस प्रदेश के प्रति रहे हैं। चलिए एक बात बताइए कि जैसे कहा जाता है कि सबकी पसंद निर्मा, वैसे युवाओं की पसंद है गौरव प्रताप। तो क्या हर युवा का जो रुझान है, कांग्रेस से जो विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले युवा हैं, वे सभी लाल सिंह जी झाला के समर्थक हैं? क्या लाल सिंह जी झाला उदयपुर से दावेदारी करी है उन्होंने? झाला साहब ने दावेदारी करी, 2013 में करी, 2019 में करी, ये तीसरा प्रण है। और जो आपने कहा कि मुझे मेरी माताओं ने, बहनों ने जो आशीर्वाद दिया, जिस आशीर्वाद में संजो के, उनके आशीर्वाद से मुझे कलम की ताकत मिली, मैं नगर निगम की सीढ़ी चढ़ा। उन सभी माताओं का आशीर्वाद है कि जब मेरे आज सारे भाई स्तंभ बन के मेरे साथ खड़े हों, भले किसी भी पार्टी से वो संबंध रखते हों, गौरव प्रताप या मेरे सभी साथी जो भी हैं हमारे साथ के, हम सब ने सबको साथ लेके चलने की निष्ठा रखी है और इन सब का आशीर्वाद परमेश्वर ही बनाना, यही हमारा कार्यभार रहता एक है। मुख्य सवाल आपसे जानना था कि क्या गौरव प्रताप जो एक दबंग पार्षद है, क्या आपके वार्ड में जो स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा है उससे खुश है क्या, उससे संतुष्ट है क्या? देखिए, खुश मुझे मेरी जनता, मेरी माताएं अगर खुश है ना, कोई रोड अगर कैलाश नगर पार्क में 55 लाख की बन जाती है तो मेरे गर्व की, मेरे गौरव की, मेरे खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। परंतु उसी कॉलोनी में या उसी क्षेत्र में कोई मेरी माता सीवरेज की परेशानी से अगर परेशान है तो वो समय मेरे लिए काला अध्याय होता है। इससे हम रोज़ जूझते हैं। मेरा कर्तव्य है कि जो भी अधिकारी हों, जो भी नेता हों, जो भी संबंधित अधिकारी नेता हों, जो इसके खिलाफ या एक रणनीति की तरह काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और जो अच्छे भाव से, सहिष्णुता भाव से सबको साथ लेकर कार्य करने की निष्ठा है कि उसका साथ देना। स्मार्ट सिटी में जो भी कार्य हो रहे थे, आज मैं आपको गर्व से कहना चाहूँगा, वार्ड 50 में एक भी क्षेत्र, एक भी गली संज्ञान में ऐसी नहीं है जहाँ का कार्यभार अभी बाकी है, जैसे उस सड़क का निर्माण बाकी हो। कुछ चीज़ें हैं जो अचूकी हैं, उसको पूर्ण करने की निष्ठा कर रखी है, उसको पूरा करेंगे। एक बात बताएं कि ये सूरज पोल चौराहे है और आपकी आंखों के सामने एक यहाँ पर पार्किंग बना रखी है, जिसे डिजिटल पार्किंग कहा गया, लिफ्ट भी लगा रखी है। इसका कोई उपयोग और औचित्य है क्या इस जगह? देखिए, ऐसा है, जब जब आप क्षेत्रीय पार्षद को, है ना, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को, पार्षद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी कोई नीति लाता है, अगर वो एकाधिकार करके और सिर्फ अपने क्षेत्र में, सिर्फ अपने लोगों को मतलब अपने खेमे के या पार्टी विशेष में उसको तोड़ मरोड़ के अगर कार्य करेंगे तो ये हमजाना में भुगतना पड़ेगा। भले स्मार्ट सिटी का टॉयलेट हो, गुलाबाग हो, सूरज पोल की पार्किंग हो। हमारे क्षेत्र में भी भाजपा के बहुत कार्यकर्ता भाई बहन होते हैं, दिग्गज नेता हैं मेरे से बहुत। उनके क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो उनको साथ लेके कार्य करने की मेरी प्रणाली है, मुझे संस्कार है। तो इन सब से जब भी क्षेत्रीय पार्षदों को दरकिनार करके ऐसा कोई भी आप कार्य करेंगे, उसका हर्जाना जनता को और हम सबको, सिर्फ क्षेत्रीय पार्षद को नहीं, महापौर हो, विधायक हो, उदयपुर से जो भी जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन सबको इसका हर्जाना कैमरे के सामने ऐसे ही चुकाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है, जब भी आप कोई कार्यभार करें, कोई अनावरण करें, क्षेत्रीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम जनता को भी, जो सदस्य हैं समितियों के, उनको साथ लेकर आप करें। वही आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आवश्यकता है। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या 20 साल से जो अवैध किला रहा है बीजेपी का, उसे भेदने में कांग्रेस सामर्थ्य रखती है क्या? कांग्रेस पार्टी सामर्थ्य रखती है, तभी तो सामना कर रही है। 3 से 20 पार्षद हुए हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है, माताओं बहनों का दिल जीता है। हमारे क्षेत्र में भी आप बता रहे हैं, आप दिनेश जी के समय ज़्यादा थे, वो घटकर भी तो 3 हुए थे। किसका? दिनेश जी के समय ज़्यादा थे, मोहसिन जी के समय 3 रह गए, अब 20-21 हो गए। देखिए, राजनीति एक पहिया है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन राजनीतिक समीकरणों को भून के चुनाव किया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आशीर्वाद बन के हमारे सर माथे पे, जिसको कोई हटा नहीं सकता। नसीब में जो लिखा है
वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसको कोई दे नहीं सकता। परंतु किंतु मैं आपको ये बताऊंगा, दिनेश जी के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने जिस तरह से वोट संजोए थे, बटोरे थे, ऐसा नहीं है। हार का मतलब ये नहीं है, हमने 8000 से हार का सामना किया है शहर में, इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस जिंदा नहीं है। जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, जिन माताओं ने आशीर्वाद दिया, जिन बहनों ने आशीर्वाद दिया, जिन दिग्गजों ने आशीर्वाद दिया, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सब की जो आकांक्षाएं हैं उस पर हम खरा उतरें। 25,000 से 8,000 का फासला तय किया है। 25,000 का फासला था दिनेश जी, मेरे बड़े भाई दिनेश जी टाइम पे, हमारी नेता गिरिजा जी लड़ी, 8,000 का फासला रहा। आपसे वादा है, हम 32 पार्षद जो भी कार्यभार संभाल रहे हैं, वो समस्त कार्यकर्ता, देखिए जीते हारे की बात नहीं है, कोई 40 से आ रहा है, कोई 30 से आ रहा है, हार जी जगदम्बा माता नहीं तय करती है। उसके उपरांत भी इतने मत लेकर अगर कोई कार्यकर्ता वहाँ पर आया है, कोई पार्षद जीत के आया है या 30-40 वोट से रह भी गया है, वो अपने कर्म कर रहा है, मतलब जनता का आशीर्वाद तो सबको मिला है, और जनता के आशीर्वाद कोई तराजू नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। जिनेंद्र जी शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष हैं आप, इधर आइए, आप कैमरे के सामने आइए सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अवैध किला जो रहा है 20 साल से, क्या इसे अभी भी बचा पाएंगी बीजेपी, क्योंकि भाई साहब अब राज्यपाल बन चुके हैं? ये अभेद ही रहेगा, और ये बात आप अगले चुनाव में भी पूछोगे जी। और ये अभेद इसलिए रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उदयपुर की जनता को बहुत विश्वास है, युवाओं को बहुत विश्वास है। यहाँ घर घर में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास छुपा हुआ है। सबसे नया नाम, सबसे युवा नाम बीजेपी में, और बहुत से लोगों को जो पाच्य नहीं हुआ वैसा नाम आया जिनेंद्र जी शास्त्री का। एक बम फूटा था अभी 3 दिन पहले, जिसमें जिनेंद्र जी शास्त्री का नाम था, लिस्ट भेजी थी आगे। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो कि कांग्रेस के लिए बहुत नया नाम है, उनको पच नहीं रहा है, उनको पता है कि जिनेंद्र जी आएंगे। पार्टी में भी बहुत नया नाम है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत इसकी युवाओं के अंदर खुशी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे हो तदीरा रे। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सिंबल दी कि हम उनके साथ हैं, किसको पच रहा है, किसको नहीं पच रहा है, किसके पाचन की बात है, उसकी जिम्मेदारी करने का काम मेरा नहीं है, वो उनको देखना पड़ेगा जी। शास्त्री जी, ये बताएंगे, आपने दावेदार आप हैं, तो अगर प्रत्याशी बनाती है पार्टी आपको, तो विकास के क्या एजेंडे रहेंगे आपको? देखिए, आप या तो कोई फंसाने का प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्टी जब सिंबल डिसाइड करेगी तो निश्चित ही मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे मन में क्या है। लेकिन एक विधायक की जो सोच होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ उदयपुर, पूरे के पूरे उदयपुर शहर में जितनी भी पहाड़ी, उनमें लाखों पेड़ होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि क्यों ना उदयपुर में एक दूसरा गुलाब बाग डेवलप होना चाहिए। यहाँ की जितनी नालियाँ, जो स्मार्ट सिटी का काम उदयपुर शहर में हुआ है, उदयपुर से बाहर होना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर का महत्व होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उदयपुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम का नारा है स्वच्छ उदयपुर, सुंदर उदयपुर। लेकिन उसके साथ ही मेरा सोचना है सुरक्षित उदयपुर। उदयपुर में चेन स्केचिंग नहीं हो, वहाँ तक की सुरक्षा होगी तो बाहर का पर्यटक उदयपुर आएगा, अपने आप को सुरक्षित समझेगा। और उदयपुर की सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पे रात्रि में भोजन नहीं मिलता है, एक छोटे से बच्चे को दूध भी नहीं मिलता है। मेरा सोचना है कि एक विधायक को निश्चित ही उस क्षेत्र पे काम करना चाहिए। जो आप ये अस्त व्यस्त ट्रैफिक देख रहे हैं, निश्चित ही वो सुचारू होना चाहिए। हाल ही में मेरा नोएडा जाना हुआ, मैं वहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था देख कर आया, जो समझ कर आया, मुझे लगा कि क्यों ना मेरा उदयपुर ऐसा हो सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आप शाह साहब से मिलने गए थे, अमित जी से मिलने गए थे, ऐसा सुनने में, क्योंकि 11 दिन की आपकी लंबी यात्रा रही दिल्ली की। देखिए, क्योंकि गुजरात में प्रभारी भी थे आप। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुचारू पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस है। हम पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित ही पार्टी के कमल नेम विद डिफरेंस, लोगों के लिए बहुत अलग सा नाम हो गया जिनेंद्र जी शास्त्री, क्योंकि बहुत से तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि यार ये तो हमसे पार्टी के कार्यकर्ता में हमसे छोटे हैं। सही कह रहे हैं वो, मैं उनसे छोटा हूँ, आगे आ गए। और आपके ऊपर तो इल्जाम ये भी लगा कि आपके घर से 3 दावेदार हैं। देखिए, बिल्कुल सब लड्डू आप ही खाएंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न आप एक साथ पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बोलने लगता हूँ, प्रश्न पूछते हैं तो जो प्रश्न पूछते मैं भूल जाता हूँ। पहला आपका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक रीति नीति की पार्टी है, और जो मेरे परिवार के लिए आप बताना चाह रहे हैं, ताराचंद जी अपने इंडिविजुअल लीडर हैं, किरण जैन अपनी इंडिविजुअल लीडर है, और जिनेंद्र शास्त्री का अपना काम है। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार से कोई विधायक रह गया हो, मंत्री रह गया हो, उसके बाद आरोप लगता था, मुझे समझ में आता परिवारवाद है। मेरे परिवार में कोई विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा। एक कार्यकर्ता के रूप में रहे, एक पदाधिकारी के रूप में रहे। अगर एक परिवार से 5 लोग पदाधिकारी हैं और अगर वो फील्ड में मांग करते हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। हमारे परिवार से ऐसा थोड़ा मांगा जा रहा है कि इनको मंत्री पद दिया जाए। अब एक हर व्यक्ति की इच्छा होती है काम करने की, हर व्यक्ति की अपनी मांग है, अपनी डिमांड है, वो होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि पार्टी के अंदर मैं छोटा हूं, आपने सही कहा। मेरे प्रश्न का, आपके प्रश्न का आपने उत्तर दिया। मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन
पार्टी में मैं 23 वर्ष से काम कर रहा हूँ। मैंने युवा मोर्चा में काम किया, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, संगठन का प्रभारी रहा हूँ। मैंने डूंगरपुर में बीटीपी को नाश करने के लिए कोई काम नहीं छोड़ा है। उनका सत्यानाश करने का काम जो मुझे पार्टी ने दिया मैंने वहाँ किया, क्योंकि ये देश राष्ट्र देश है, राष्ट्र विरोधी का देश है, राष्ट्र धर्म का देश है। यहाँ पे इस प्रकार की बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। जी, आपके सबसे फेवरेट दीदी आ चुके हैं, अर्चना जी। जी पहले तो चैनल के माध्यम से स्वागत कीजिए इनका। नहीं, वो आपने कर दिया उनका। जी जी सबसे पहले अर्चना जी स्वागत है आपका। अर्चना जी, आपने भी दावेदारी करी है, पार्टी किस बूते पर आपको विजन में लाए कि भाई अर्चना जी दावेदार प्रत्याशी बनने चाहिए हमारे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी है, जिसने क्षेत्र में काम किया है, पार्टी का जनाधार बढ़ाया है, उसको सबको अधिकार है अपना दावा प्रस्तुत करने का। जी, और मैंने भी उसी उसमें किया है। मैंने भी 5 इलेक्शन लड़े हैं भाई इस बार। साहब जब तक थे तब तक तो सब कार्यकर्ता थे। अब भाई साहब के कार्यकर्ता राज्यपाल बनने के बाद कार्यकर्ता तो अभी भी सभी नहीं, कार्यकर्ता है। भाई साहब के राज्यपाल बनने के बाद सभी नेता बन गए। आज ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? नहीं, सभी कार्यकर्ता है और नेता तो अभी तक कोई, अर्चना जी खुद जो है, गुलाब जी भाई अर्चना साहब भी जी जब तक थे शायद कार्यकर्ता ही हमारा बोलते जन्म थे। हुआ होगा तब की भी नेता हैं आप। हाँ बिल्कुल हूँ। 30 से 32 साल आपको हो गए। हाँ बिल्कुल। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको 4 दिन में ऐसा लगा कि नहीं मैं भी नहीं 4 दिन क्यों नहीं बन सकते? जब गुलाब जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता रहे और वो उनकी पहचान ही पूरे राजस्थान प्रदेश में है, इंडिया लेवल पे है, उनके होते हुए दूसरा कैसे आएगा और क्यों आएगा? जब वो हमारे क्षेत्र के काम कर रहे हैं तो उनको हम देंगे और वोट लगा के जिताएंगे। अब जब वो नहीं है तो छोटे कार्यकर्ता भी अपना दावा तो प्रस्तुत कर सकते हैं ना। जगह पर फूट देखी जा रही है। फूट तो और सब अभी जगह होती हमने आपके है। अंदर देखो जब देखा, तक आपकी मंथन जो नहीं पूर्व होगा पार्षदों की पार्टी में, मीटिंग जब तक समुद्र मंथन नहीं हुआ तब तक है ना पहले विष ही निकलता है। तो अभी विष निकल रहा है सबका, उसके बाद में सब अमृत ही अमृत है। लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में तनाव होएगा तो अच्छे कार्यकर्ता आएगा ना। अभी निकल जाएगा बिल्कुल प्रत्याशी बनने तक, उसके बाद सब एक हैं। बिल्कुल। आज अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ता ही आएगा ना। कांग्रेस वालों को तो लाके चुनाव नहीं लड़ाएंगे, लड़ेगा तो हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता ही ना। चाहे मैं लड़ूँ, चाहे पारस जी लड़े, चाहे हमारी और कार्यकर्ता हैं वो लड़े। जिनेंद्र शास्त्री लड़े बली। जिनेंद्र को मैं अलग मानती हूँ। मैं मेरी पार्टी की कार्यकर्ता जिन्होंने अपना दम खम दिया है। से थोड़ी ना है वो भी। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी कहो, मैं व्यक्तिगत बात करती हूँ जी। मैं व्यक्तिगत कर रही हूँ। एक कैडर तो हो, दायरा तो हो, किसने कितने साल तक काम किया है। अब ये छोटे कार्यकर्ताओं को ला करके हमारे सामने लिया है तो कम से कम 30-32 साल 35 साल जिसने काम किया है और किसी ने 5 साल काम किया है तो आप किसको नंबरिंग देंगे? इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला, आप सबकी पृष्ठभूमि देखो, उसके बाद में पृष्ठभूमि देखकर बिल्कुल टिकट का बंटवारा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप बताएं सर, आप स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, सदस्य जी। सदस्य भी हैं जी। अब एक बात बताएं कि तमाम ये जो एरिया है अंदरूनी शहर का, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो ठेला गाड़ी वाले ठेला लगाते हैं उनसे आए दिन चौथ वसूली करती है नगर निगम के कर्मचारी। देखो मेरा ये मानना है ऐसा नहीं है चौथ वसूली। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि शिकायत है, जैसे वो दुकान है, उस दुकान के बारे में अगर ठेला लग जाता है तो उसके बाद जो दुकानदार और जो क्षेत्रवासी वहाँ पे अगर शिकायत करते तो उस शिकायत के तौर पर वहाँ पे कंप्लेंट के तौर पे वो निगम कार्रवाई करने लगता है। तो अपने को उस चीज़ में ये देखना होगा निगम कार्रवाई करना आता है, पर अपन भी क्या है, जैसे आज मैं सबसे बड़ा एक जो हमारी जब भी मीटिंग होती है मैं एक मुद्दा उठाता हूँ। इस कोरोना के बाद में जो ठेले व्यवसायी जो बड़े हैं वो इतनी अधिक संख्या में बढ़ के डबल हो गए जस्ट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ठीक है हर जने की नौकरी के लगा दिया, पर मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने पहले एक होते थे भू माफिया, पर आज के समय में होगा एक ठेला माफिया। जैसे एक ठेले व्यवसाय मतलब एक ठेले मालिक ने 4 ठेले किराए पर लगा दिए, तो उससे क्या हो रहा है, जो लोकल जो बाहर के लोग आके, मैं बाहर के लोगों का विरोधी नहीं हूँ, पर पहले लोकल को तवज्जो दी जाए, पहले क्षेत्रीय लोगों को पहले क्षेत्रीय को प्राथमिकता दी जाए। होता है यही सिस्टम विधायक में भी रहेगा, क्षेत्रीय को प्राथमिकता है कि बाहर से कोई थोपा हुआ व्यक्ति भी वैसे तो हमारे मुझे जहाँ तक जानकारी है हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई बाहरी तो अभी तक कोई चेहरा ऐसा दिखा। वो बाहरी ठीक है, वो के गुप्ता जी, पर इतना देखो अब क्या होता है, इतने बाहरी नहीं है, पर थोड़े बाहरी नहीं है, पर ठीक है ये पार्टी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। चलिए ठीक है। पारस जी सिंघवी साहब हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ पर और उप महापौर हैं शहर के। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है साहब। सर सबसे पहले बताएं कि अंदरूनी शहर के वार्डों से आपने कई बार चुनाव जीता,
और सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं वार्डों में देखने को मिलती है। जनप्रिय आप हैं क्योंकि हर बार आपने साबित करा अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़कर। नहीं, समस्या क्या है? समस्या पार्किंग की समस्या है, मैं समस्या स्मार्ट सिटी के काम से लोगों को समस्या हो रही है। हमारा जब घर बनता है तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है तो 2 साल अपने को भी प्रॉब्लम होती है। ये स्मार्ट सिटी का जब चयन हुआ तो 20 शहरों का चयन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसमें हमारा उदयपुर शहर का चयन हुआ। हमारे कटारिया साहब के नेतृत्व में यहाँ पर अनेकों काउंटर लगाकर वार्ड से लोगों ने मत दिया, उसका परिणाम हुआ कि स्मार्ट सिटी में चयन हुआ। और आज समस्या थोड़ी बहुत इसलिए हुई कि 2 साल कोविड के अंदर ख़राब हो गए। अगर वह कोविड का कालखंड नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज वह सारा काम पूरा हो जाता, ऐसा मेरा सोचना है। अब कोई किसी दृष्टि से देखे तो वो एक अलग बात है। देखिए, हमारे 17 वार्डों के अंदर जो काम हुआ है, करोड़ों रुपए का काम हुआ है विकास की दृष्टि से। आज 24/7 24 घंटे बिजली आएगी, पानी आएगा, यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं है तो क्या है, मेरा ऐसा सोचना है। आज सारी नालियाँ जो गंदगी से अंबार भरा हुआ रहता था, हम सफाई करते थे, पुनः गंदगी हो जाती थी, वह समाप्त हो चुकी है। लाइटों के तार जो अभी वर्तमान में लटक रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे पिछले 2 महीनों के अंदर। आगे हर काम स्मार्ट सिटी के अंदरूनी वार्डों के अंदर बहुत अच्छी तरह से हुआ है और विकास की दृष्टि से ये उदयपुर राजस्थान के अंदर नहीं पूरे एशिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। उप महापौर आप हैं और जैसे ही हम सोचते हैं नगर निगम के बारे में तो हमारे मस्तिष्क में आपका फोटो आ जाता है, क्योंकि नगर निगम = पारसजी सिंघवी। सर एक बात बताएं, सूरज पोल चौराहे पर जो पार्किंग सामने बनी है, क्या आपको लगता है वाकई में इसका यहाँ कोई औचित्य है कि ये सिर्फ पैसों की बर्बादी? आपने अभी कहा पार्किंग की समस्या है तो पार्किंग की समस्या नहीं, मेरी बात नहीं, पार्किंग नहीं, किराया नहीं है, कोई किराया ज़्यादा नहीं है। हमने बिल्कुल बहुत रीजनेबल किराया रखा है। लोग इसलिए पार्किंग नहीं कर रहे हैं कि अभी 24 घंटे के लिए वो पार्किंग का अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। 8 घंटे का ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से पार्किंग में अभी दिक्कत आ रही है। वो टेंडर भी लग चुका है। आपने अभी कहा पार्किंग की समस्या है, अगर पार्किंग की समस्याओं के लिए डेलीगेट पे जाओ, हमने स्मार्ट सिटी से पार्किंग बनाई। ये मैकेनिज्म पार्किंग राजस्थान के अंदर दूसरी है। आरएमबी रोड पे जाओ, डबल मंजिला 3री मंजिल की पार्किंग बनाई। जगदीश चौक में जाओ, पार्किंग बनाई। चांद पोल पे जाओ, पार्किंग बनाई। हर जगह फतेह सागर की पाल पे जाओ, पार्किंग बनाई। पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए तो पार्किंग बनाई जाती है। नगर निगम के अंदर जो पार्किंग बनी उसके ऊपर आपने गार्डन बना दिया, अब उसमें पानी नीचे रिश्ता है। नहीं, पानी ऊपर से नहीं रिश्ता है, वह नीचे से रिश्ता है। वहाँ पर भी हमने मोटर लगा रखी है। ये बात सत्य है कि हमने ऊपर पार्किंग के स्थान पर हमने वहाँ पर गार्डन बनाया, उस गार्डन को समाप्त कर दिया है। वर्तमान में वहाँ पर भी गाड़ी की पार्किंग हो रही है। आज की तारीख में पार्किंग की समस्या के लिए नगर निगम प्रशासन ने मेरे ख्याल से पूरे उदयपुर शहर के अंदर चारों तरफ घूम जाओ, हर दृष्टि से पार्किंग की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और भी एक बात और कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, यार 6ठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। अरे कुछ न कुछ तो जनता का दिल जीता होगा। ऐसे ही बीजेपी का बोर्ड आ जाता है क्या? कुछ तो दिल जीता होगा, लोगों का काम किया होगा, तभी तो बार बार जनता चुनती है। हम पागल हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हो, मीडिया कुछ भी बता सकती है, लेकिन जनता जनार्दन पागल नहीं है, वह सब समझती है। इस बार विधायक बनेंगे क्या पारस जी? क्योंकि जनता के बीच लोकप्रिय आप हैं। मैंने आपने अच्छा काम किया, उसके लिए सभी ने आपकी तारीफ की। मैंने कोविड काल के अंदर काम किया, कोई एहसान नहीं किया। मेरा नैतिक दायित्व था लोगों की सेवा करना, मेरा धर्म था लोगों की सेवा करना। मुझे मेरी पार्टी ने 4 बार पार्षद का टिकट दिया और 4थी बार ऐसे वार्ड से टिकट दिया। वहाँ संघर्ष में भी लोगों ने मेरे को बहुत अटूट प्यार दिया, उसका परिणाम मैं बात बताना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बम्पर की बात नहीं है। उदयपुर हमारा है, जहाँ सर भी टिकट मिलेगा वहाँ से हम अगर पार्टी के सिपाही हैं वहाँ से लड़ेंगे, और वहाँ से लड़े, लोगों ने दिल जीता, लोगों ने चुनाव जिताया, तो और उसकी वजह से आज वार्ड नंबर 51 की जनता के चरणों में नमन करता हूं कि अगर वो जिताया तो मेरी पार्टी ने मुझे उपमहापौर बनाया और मैं आज काम कर रहा हूं 24/7 सवेरे से शाम तक। रात की 12 बजे भी किसका फ़ोन आता है तो मैं निश्चित रूप से सेवा करने का प्रयास करता हूं। विरोध करना कोई भी कर सकता है, काम में कमी निकालना कोई भी कर सकता है। आंखों की दृष्टि अच्छी रखो, अच्छा देखो तो मेरे ख्याल से बहुत श्रेष्ठ नज़र आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। और आपके चैनल के माध्यम से जो आपने जनता दरबार लगाया है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं मयूर जी, क्योंकि लोगों की हकीकतता का पता लगना चाहिए कि वास्तविक में जनता चाहती क्या है। ये बात सत्य है कि कमियाँ है, उस कमियों को भी पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। मैं ये कतई नहीं कहता, क्योंकि सर्वज्ञ हम नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, इंसान हैं, कमियां हो सकती है और उस कमियां को पूरा करने के लिए हम रात दिन 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और यह शहर हमारा
एशिया के अंदर नंबर 1 आए, राजस्थान के अंदर नंबर 1 आए, उसके लिए हम हमारा बोर्ड और हम काम और करें। आखिरी सवाल जी, पार्टी के अंदर अब हर जगह फूट देखने को मिल रही है। पूर्व पार्षदों की मीटिंग हुई, उसमें भी फूट देखने को मिली। रविंदर जी ने सबके चोरी चोरी छुपके नाम भेज दिए, 10 नाम, बहुत से नाम उससे गायब रहे। मेरे जिलाध्यक्ष जी ने कोई चोरी छुप के नाम नहीं भेजे। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिलाध्यक्ष जी ने जिस व्यक्ति ने नाम दिया उसका नाम फॉरवर्ड करने का प्रयास किया है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दिया या और किसी चैनल पे दिया, मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रमोद जी सामर, पारस सिंघवी, रजनी डांगी, रविंद्र सिमाली, जिनेंद्र शास्त्री, हर व्यक्ति का नाम इसलिए दिया कि जो चाहता है वह चुनाव लड़े। ये लोकतंत्र है, पार्टी जिसका निर्णय करेगी। और रहा सवाल झगड़े का, अरे झगड़ा तो राजस्थान के नेता लड़ रहे हैं 3.5-4 साल से, आप देख रहे हो। डेली 2-2 महीने तक राजस्थान छोड़कर एक एक होटल में जाकर बंद हो रहे हैं, तो झगड़ा कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी। हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री को जिस तरह की भाषा का उपयोग करता है, यह शोभा देता है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे मुख्यमंत्री का बहिष्कार करना चाहिए। गाली गलौज, बदतमीजी की पराकाष्ठा हो जाती है। सचिन जी के परिवार ने भी त्याग किया है, बलिदान दिया है, राजनीति के क्षेत्र के अंदर काम किया है, और ऐसे व्यक्ति को गाली गलौज करना, और गाली गलौज में शब्द का उपयोग नहीं कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे प्रयोग करना यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। राजनीति निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो एक ही पार्टी का नेता एक ही पार्टी के नेता को गाली दे रहा है, तो झगड़ा कहां से हो रहा है? ये तो पूरा राजस्थान देख रहा है। अंतिम सवाल, 20 सालों का अवैध किला अभी भी बचाने का सामर्थ्य रखती है बीजेपी, क्योंकि भाई साहब अब राज्यपाल बन चुके हैं। बिल्कुल, भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, ठोक बजा कर गढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी अवैध रहेगी, किला किसी भी कीमत में उदयपुर का ढा नहीं सकते कोई भी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, परचम लहराएगा। जी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, आप बताएं कि ये किला अवैध ही रहेगा क्या? सबसे पहली बात तो पारस जी को धन्यवाद, बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति हैं और बहुत शहर में प्रतिष्ठित हैं, सब बहुत संगठनों से जुड़े हुए हैं, और पार्टी अगर इनकी पार्टी इनको प्रत्याशी बनाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके अंत से मैं शुरुआत करूंगा। इन्होंने बोला कि कांग्रेस के अंदर झगड़ा है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रोने रो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो लेटेस्ट अभी देखो, कैलाश मेघवाल जी जो इनके सबसे वरिष्ठ नेता, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वो केंद्रीय मंत्री मेघवाल पे चोर होने का इल्जाम लगा रहे हैं, और सरेआम लगा रहे हैं और मीडिया के सामने लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये संगठन पार्टी में ग्रुप बात चलती है, गुड बाई चलती है, होता रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात रही उदयपुर की, उदयपुर में नो डाउट काम हुआ। एक तो काम होना और एक व्यवस्थित काम होना बहुत फर्क पड़ता है। अपन जी चौराहे पे खड़े हैं, पूरे उदयपुर के मीडिया ने, हर तरह के प्रबुद्ध वर्ग ने, सामाजिक लोग वर्ग के जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों ने, हर तरह आदमी व्यक्ति ने बोला कि जो भी निर्णय हुआ, इस तरीके के चौराहे का बनना, आड़ा तिरछा घूम के जो जाना, जो समस्या हो गई, वो इनकी अक्रमणता का परिचय है। अगर यही काम होता, और जब महापौर जी बने थे ईएन, अच्छे महापौर जी, तो पूरे उदयपुर में खुशी की लहर थी, कितने उच्च पद पर रहे हुए, इंजीनियरिंग से लेके, कोई काम होगा अच्छा होगा, ये गलती स्वीकार भी नहीं करते। आप उदाहरण ले लीजिए डिवाइडर्स का, कितने तरह के डिवाइडर देख लिए हम लोगों ने। सबसे पहले हमने देखा खाली डिवाइडर, फिर हमने देखा गमले वाला डिवाइडर, फिर हमने देखा अभी वापस उसके अंदर फिर झाली वाला डिवाइडर। अरे भाई एक तय कर लो ना कैसा डिवाइडर बनाना है। हर 6 महीने में क्या ठेकेदारों को दलाली मिल रही है, नेताओं को दलाली मिल रही है, डिवाइडर का गणित है क्या? आज तक उधर वालों को समझ में नहीं आया। ट्रैफिक व्यवस्था की, जिनेंद्र जी शास्त्री ने बोला कि मैं अभी नोएडा जाके आया, वहाँ अव्यवस्थित वो मैंने पार्किंग देखी। अरे आप खुद बता रहे हो कि 30 साल में क्या करा हमारे गुलाब जी ने? आपने खुद ने या चैनल के सामने आके बोला कि मैं देख रहा हूँ अव्यवस्थित पार्किंग है, यात्री ये ट्रैफिक व्यवस्था, तो आपने करा क्या? आपके नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हो। चलिए, तो इस बार कांग्रेस जीतेगी, ये पक्का है? बिल्कुल चांस पूरे। चलिए, गीता जी पूर्व पार्षद हमारे साथ, वर्तमान पार्षद भी हैं आप, पहले तो ये बताएं कि कांग्रेस इस बार जीतेगी कि नहीं? जीतेगी, क्योंकि शहर के बिल्कुल मध्य से आप आते हैं, जगदीश जी का आशीर्वाद मिलेगा क्या आपकी बार? बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, भारी बहुमत। इतने सालों से नाराज चल रहे थे क्या जगदीश जी? नहीं, जगदीश जी नाराज नहीं चल रहे थे, मगर जो आज गहलोत साहब ने जो काम किया, ने गिरजा जी ने वो जय संबंधी योजना का पानी लाया, जो आज पूरा उदयपुर पी रहा है। और दूसरी बात ये है कि आज महिला के 1000 रुपये गैस की टंकी के पैसे घटाए, बहुत महंगाई थी, गहलोत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली के पैसे कम किए, इस तरह से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
इसलिए मैं सोचती हूँ कांग्रेस आएगी, भारी बहुमत से आएगी। एक बात बताइए गीता जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी की, एक ऐसा नाम बता सकती हैं जो विधायक के लिए दावेदार है? दावेदार गिरजा जी है, ये क्या नाम, गोपाल शर्मा जी है, पूर्विया जी है, क्योंकि हम जो उदयपुर का कोई काम कराते हैं, पूर्विया जी को फिक्स कर दें 50 साल के लिए। मेरी बात सुनो आप, कि जो उदयपुर के अंदर जो काम होता है, थाने में लगा के, अदालत का लगा के, कलेक्टर का लगा के, किसी जगह का, तो हम जाते हैं तो काम होता है। चलिए, और वहाँ पे फोन करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी, वो फोन करते हैं और काम होता है। अभी पूर्विया जी अध्यक्ष है अस्पताल के अंदर, तो कोई भी बाहर से आ रहे हैं तो कोई भी काम जो हम उनको कहते हैं तुरंत काम हो रहा है और उनका इलाज हो रहा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस भारी बहुमत से आती है। घर के अंदर बर्तन तो बचते हैं, सब जगह बचते हैं, और बाकी आज जो ये क्या नाम, जयसमंद योजना गिरजा जी लाई है, आज उदयपुर पानी पी रहा है। और दिनेश जी दवे साहब, यस सर, प्रवक्ता भी हैं आप कांग्रेस के, अब ये बताएं कि कांग्रेस इस बार जीतेगी और दावेदार कैसा होना चाहिए, शहर का खेवनार कैसा होना चाहिए? दावेदार स्थानीय होना चाहिए, और स्थानीय में भी ऐसा व्यक्ति हो जो युवाओं को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, सबकी रक्षा कर सके, सबको साथ लेके चल सके। इसमें आज की तारीख में हमारी पार्टी में करीब 34 जनों ने दावेदारी की है। 34 जनों में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जनता में जिसकी पकड़ हो और जो सबको साथ लेके चल सके, ऐसा दावेदार होना चाहिए। उनमें सर्वमान्य रूप से हमारे मित्रों के रूप में जो हमारे साथ का कार्यकर्ता है राजीव सुवाल का, उसका नाम आ रहा है जी। इस तरह का व्यक्ति अगर राजीव आगे जी को टिकट दिलाना चाहते हैं आप? हाँ जी। महिमा जी, आप एक बात बताएंगे, आप कांग्रेस के पार्षद पद की प्रत्याशी रही जी सर। और ऐसे वार्ड से रही जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी सर। अब एक बात बताएं कि क्या नगर निगम पर अब कांग्रेस जिस तरह से अपने पार्षदों की संख्या बढ़ा रही है, जिस तरह से संख्या बढ़ी है इस बार भी, क्या इस बार नगर निगम जीत पाएंगे और इस बार विधायक का चुनाव भी जीत पाएंगी कांग्रेस? सर देखो, सबसे पहले बात ये कि अगर लोगों के मन में डर, खौफ, भय, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो कांग्रेस 100% आएगी। जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने लोगों में डर, भय, खौफ, भ्रष्टाचार और नोट फेंकना, नोट देके वोट खरीदना, ये कोई ईमानदारी नहीं है सर। हमें तो ऐसा चाहिए जो एमएलए हो या कोई भी हो, सच्चाई के वोटों के साथ। वोट कौन लेता है पहले तो? सर ले ही रहे ना नोट देके। जब मैं इलेक्शन लड़ी थी, हमारे को खुद को, सर आज भी हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, हमको खुद को खरीदा गया था कि आप लोग प्रत्याशी न रहे, आप चुनाव नहीं लड़े। हम खुद बैठे हैं सर। किसने दिया? चैनल के माध्यम से बताओ। नहीं सर, ऐसे चैनल के माध्यम से हम नाम थोड़ी ना ले सकते सर। हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है। 2024 में जब आए, जब चुनाव होंगे, हम उस टाइम यूट्यूब के माध्यम से चलाएंगे। जहाँ यहाँ पे भी कहीं ऐसे मुखड़े हैं जिन्होंने हमें खरीदा। यूट्यूब चैनल हम चला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके यूट्यूब पे चलाएंगे जी। बाकी बस भ्रष्टाचार नहीं रहा सर, तो 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। जो कांग्रेस की सरकार काम कर रही है राजस्थान में, कई महिलाओं को सर चेहरे पे मुस्कान दिए गहलोत जी ने, जैसे मोबाइल। सर आज एक घर का आदमी, हम एक सर्वे कर रहे थे जी हम सर। जब एक मोहल्ले में गए तो एक आंटी जी बोलती है कि मोबाइल तो गहलोत जी से लेंगे पर वोट मोदी जी को देंगे। उसके मन में डर होगा कहीं ना कहीं, बीजेपी वाले घर में आके कूटे नहीं इनको। बीजेपी वाले कूटते हैं क्या? हाँ बस यही चीज है ना। हमारे टाइम भी तो यही हुआ, रात को जाके लोगों के घर में सोए हो, कांग्रेस के पार्षद को वोट नहीं दोगे, पार्षद को वोट नहीं दोगे, दिया तो बीजेपी को ही। और आज तुम जाओ, तुम्हारे छाप भी लगती होगी तो 200 रुपये 500 रुपये लेके छाप लगती है। और कई बार आप फोन करो, कभी कोई पार्षद फोन नहीं उठाता। आज वार्ड 49 में आके देख लो क्या काम हुआ है। आज रोड लाइटें लगती है, मैं लगाती हूँ महिमा चौक, एक फोन पे रोड लाइटें लगती, बिना पावर के सर हम काम कर रहे हैं। हारना जीतना ये तो सर ऊपर वाले के हाथ है। हम तो पार्टी की सिंबल के साथ है, जीत भी गए तो भी उसके, हार भी गए तो भी हम उसके। वार्ड 49 में देखो सर क्या काम हुए हैं, आप एक और सर्वे करना। रोडें टूटी हुई, सीवरेज का पानी, लोग नल के पानी में घर पे पी रहे हैं। ऐसी सीवरेज लाइन बिछाने से, पैसा जेब भरने से कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का खेवनहार? देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ के एमडी मनु राव जी और मयूर अलबेला जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में जनता की नब्ज जानने के लिए आपने ये जो जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। पूरे शहर की जनता को इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और कहीं ना कहीं अपना मानसिकता बनाने के लिए निश्चित रूप से वो एक प्रिपेयर भी रहेंगे। परंतु आपने जैसा प्रश्न किया, उदयपुर शहर का खेवनहार कैसा होना चाहिए, निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ उदयपुर शहर का जो भी खेवनहार बने
वो यहाँ का जाया हुआ हो, आया हुआ नहीं हो। कुल मिलाकर स्थानीय हो, बाहर से आकर कैंडिडेट कोई बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ की उदयपुर शहर की जनता को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय जो समस्याएं हैं, यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है, वो यहाँ पर जो जिसका जन्म हुआ है, जो वास्तव में बचपन से बड़ा हुआ है और उसने यहाँ की गलियाँ देखी है, क्योंकि उदयपुर शहर अपना एक तरह से परकोटे के अंदर आधा शहर है, आधा शहर बाहर की ओर नया एक तरह से स्थापित हुआ है, परंतु जो शहर परकोटे की जो समस्याएं हैं, बाहर भी नए जो परकोटे के बाहर बना है। चैनल के माध्यम से नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता अपना आप में सक्षम है और सभी कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भी जिसकी भी इच्छा होगी वो अपना आवेदन करेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बातचीत होगी और जो व्यक्ति वास्तव में जनता उसको चूज़ करेगी और हमारे कार्यकर्ता उसको चूज़ करेंगे, वो हमारे पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। और निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारी बहुमत से उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। जीतेगी बीजेपी, इस बार भी जीतेगी। भाई साहब, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना हुआ कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन जो इंडिया को भारत समझता हो और जो भारतीयता, अपनी सभ्यता और जो हमारे मतलब भारतवर्ष था, उसको अगर जो बनाना चाहे, मैं ऐसे नेता का दिल से स्वागत करूंगा। तो ऐसा तो मोदी जी ने बना दिया इंडिया को भारत। मैं मोदी जी के पक्ष का नहीं हूँ, न राहुल जी के पक्ष का हूँ। तो फिर आप किसके, मायावती जी के पक्ष के? मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ। राष्ट्रवादी आदमी, तो राष्ट्रवादी सोच की पार्टी तो है बीजेपी। सर, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो ये जानता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में जानता हूँ कि जो भारतवर्ष जो हमारा था, जो उसका समर्थन करेगा और जो हमारे भारतवर्ष को नाम विश्व पटल पे लाएगा, मैं उस पार्टी, उस कैंडिडेट का समर्थन करूंगा। चलिए ठीक है सर, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार? शहर का खेवनार राजनीति के साथ साथ सेवाभावी होना चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना काल में आम जनता एक निगाह से देख रही थी कि हमारा मदद कौन करे, उस समय हमारे पार्टी के आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और पारस जी भाई साहब और शहर जिला के अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला, और पारस जी भाई साहब ने कोरोना काल में 250 से भी ऊपर दाह संस्कार करके अपना जीवन जोखिम में डालकर जो सेवा का कार्य किया है, उनका वार्ड 51 था, जो कोरोना के टॉप मोस्ट रेड अलर्ट में था। उस समय पूरा मोहल्ला का मोहल्ला खाली करना पड़ा। हेला समाज जिनकी ईद भी आई थी, उस समय भी पारस जी भाई साहब ने ईद के अंदर फलाहार भोजन की व्यवस्था करनी, हर चीज़ में जनता का साथ दिया। सेवाभावी होना चाहिए। जैसे राजनीति के साथ साथ भारत सेवा संस्थान की ओर से मोक्ष रथ चालू कर रखा है, एक पेड़ पौधों के लिए भी उन्होंने जल की व्यवस्था की है और एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। हाँ, ऐसा सेवाभावी होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए। चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि जिस कोरोना काल के अंदर घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, तब पारस जी सिंघवी साहब ने वाकई में बहुत से ऐसे दाह संस्कार थे जो कराए और अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के कराए। एक बार मैं तमाम लोगों से, मौजूद लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार ताली बोलना चाहता हूँ। मेवाड़ की परंपरा को कायम रखते हुए मैं वास्तव में इस बात के लिए मैंने खुद ने आंखों से देखा है, समझे ना। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, लेकिन मेवाड़ इस परंपरा कहता है कि इस आदमी ने जो कोरोना काल में काम करा और स्वयं ने शमशान के अंदर, मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उदयपुर के वरिष्ठ नेताओं के लोगों ने माँ बाप ने हाथ ऊंचा कर दिया और पड़ोसी नहीं था, उस समय पारस सिंह भी काम आया। तो ये विचारधारा अपनी जगह है। और एक मिनट भाई साहब, मैं पारस जी भाई साहब को बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, छोटे से बड़े हुआ हूँ तब से। पारस जी भाई साहब ने आज तक जो भी कार्य करे निष्पक्ष करे और इस उदयपुर की जनता के लिए ऐसे ऐसे कार्य करे जो सोच नहीं सकते। कोरोना काल से लेकर और आप शहर के विकास तक के लिए लो। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूँ और मैं मन से ये चाहता हूँ कि ये आप अच्छे दावेदारी का अगर वो लेके आएँ तो उदयपुर की जनता आपका स्वागत करेगी। चलिए ठीक है सर, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार? मैं सर रमेश सोनार थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात कहूँगा। मैं इंडिया लेवल की बातों को तो इतना जानता नहीं हूँ, वो खाली यही जानता हूँ जो मीडिया वगैरह पे दिखाया जाता है। ठीक है। लोकल के बारे में मैं ये सोचूंगा कि जैसे आज आदर्श घोटाला हुआ, तो आपका चैनल भी कहीं कहीं देखते ही होगा, बेचारे कभी गुलाबाग में इकट्ठे हो रहे हैं, कभी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वो अपने पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ से जो भी नेता चुना जाए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से, जो भी जीत के आए, उसका पहला काम ये होना चाहिए
कि हमारे यहाँ के जो आम पब्लिक है उसके लिए वो फाइट करे। अगर उनको इस तरह की तकलीफ आ जाती है अनजाने में, तो वो सबसे पहले जाके खड़ा होना चाहिए ताकि उनका पैसा वहाँ लुटाया जा सके। उसके बाद आज मेडिसिन की बात चलती है, जेनरिक मेडिसिन का मैंने कई बार मीडिया में चलाया था। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, कैसे बिकती है, क्या नहीं होती है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे आम पब्लिक का भला हो। जो आम पब्लिक है उसके लिए कांग्रेस बीजेपी मायना नहीं रखती है, उसके लिए कैंडिडेट मायना रखता है कि जो उनके लिए भला कर सके। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप बताएं सर। अमित जी शुक्ला साहब, सुहल का साहब, आप महापौर साहब के सामने चुनाव लड़े। बिल्कुल लड़ा सर, बिल्कुल क्या आपको लगता है कि महापौर साहब एक अच्छे पार्षद हैं? पिछले 4 साल में सर मैंने 4 बार भी उनको देखा नहीं है, और 2 बार मैंने हंगामा किया तो वो आए वहाँ पे। बाकी 2-4 आदमी छोड़ रखे हैं जो कि देख रेख करते हैं उनके बिहाफ पे देखने आते हैं कचरा इतना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम पारस अंकल को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर घर में एक बुजुर्ग होता है। जैसे हमारे दादाजी भी थे, अंकल भी थे, पिताजी भी थे, पिटाई भी करते थे, डांटते भी थे। हमारे परिवार की बात थी। अशोक जी ने आज जो भी सचिन पायलट जी के लिए बोला है वो एक परिवार की बात है सर। आप अपने परिवार की तरफ जाके देखें। परिवार की बात है तो कमरे में करते ना, उसको प्रेस कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ कोई बात नहीं। कैलाश मेघवाल ने बेरो सिंह जी ने लेटर लिखा था कि वसुंधरा राजे ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया। हमने कभी बोला उसमें? हमने कभी बात की उसमें? उन्होंने तो अखबारों में लिखा। तो मैं पारस अंकल से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये घर का मामला है। दादाजी कुछ बोले, पिताजी कुछ बोले, हमारे अशोक जी हमारे पितामह है। अगर वो सचिन पायलट के लिए कुछ बोलते हैं तो उसमें बीजेपी के गढ़ में मंडल अध्यक्ष बने हैं। हाँ, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी मंडल नाम है उनका। हाँ, तो ऐसे में क्या आपकी बार आश्वस्त कर पाएंगे कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन होगा? इस विधानसभा चुनाव में हर आदमी, आप जाएंगे महंगाई राहत शिविर में, आप जाएंगे, आप देखेंगे 76 लाख परिवारों को अशोक जी ने 500 रुपए में टंकी दी है। जो 1150 रुपए में अपन ले रहे हैं उसको 500 रुपए में दिए। मोदी जी ने तो अभी जस्ट 200 रुपए कम किए, 240 रुपए कम किए। अशोक जी तो दे रहे हैं 500 रुपए में, 25 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं। हमारे विनोद जी जैन, उनके फादर। एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, केजरीवाल की पद्धति नहीं साहब, केजरीवाल की पद्धति नहीं है। 5 लाख रुपए का मोदी जी ने भी बीमा दिया है। जो है 1 मिनट बोलने दोगे भाई साहब? हाँ बिल्कुल बोलो आप। जनता है, नेता नहीं है। आज 1 मिनट भाई साहब, इनको बोलने दो, तुम बीच में मैं बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? जनता बोलेगी, नेता ही नहीं बोलेंगे। ये देखो हालत इनकी, हालत देखो इन लोगों की, ये हालत देखो। जनता का दरबार है, नेताओं का दरबार नहीं है। हमारी हालत ठीक है सर, जनता का दरबार है, नेताओं का दरबार नहीं है। जनता बोलेगी, ये तो आप बोलो ना इनको। जनता के लिए लगाया दरबार, नेताओं के लिए नहीं लगाया। अपना अपना घर भर के बैठी बोलिए कराओ ना इनको, कराओ इनको एक बार। बात तो रखने दो, बोलने क्यों बोल रहे हैं? आपके भी लोग बोले, हम बीच में नहीं बोले। इन्होंने बात के बीच में बोल रहा हूँ मैं भी। ये जो हालत है नेताओं की, ऐसे नेताओं को नहीं मिलना चाहिए जो जनता को नहीं बोलने दे, जो जनता के पक्ष में हो। आज मैं एक साथ, आज मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आज मैं सिंपल सा बोला तो मेरे ऊपर 8 जने आ गए। तो जनता को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? और आज राजस्थान की जनता को आप क्या पूछना चाहते हैं? इनसे क्या पूछना? मैं तो इनसे पूछना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो बात कहना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा अभी कि इतनी चीजें बांटी, उस पर मैं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल ने जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी और दिल्ली की वाट लगाई, वही अशोक जी अभी कर रहे हैं। खजाना खाली करके जब छोड़ देंगे फिर जनता को पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये देखो अभी भी नहीं बोलने दे रहे, अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं। तो देने दो, अभी इन्होंने कहा कि अभी, अरे आप बोलने दो ना, थोड़ा शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। अभी इन्होंने बोला कि जेनरिक दवाखाना नहीं है, शास्त्री सर्कल पे जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। आपको जानकारी तो होनी चाहिए। वहाँ से कोई लेके, वो कह रहे नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने कहा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। आप आयुष पे जाइए, आप आयुष ऐप पे जाइए। राजनीति की बात ही नहीं कर रहा। आप 1 मिनट, जनता को समझ में आएगा कि पैसा देने से क्या होता है। चलिए, और इनके इनका सवाल हमने सुना
क्या ये चाहते हैं कि अच्छा, तो टोटल मिलाकर इन्होंने जो सवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने और आपको एक किस्सा और सुनाता हूं। एक मिनट, इन्होंने जो सवाल पूछा कि सरकार जो ये मुफ्त की चीजें बांटती है, ये 4.5 साल बाद ही क्यों बांटती है? सर हर 1.5 साल से चालू है, 4.5 साल बाद नहीं, 1.5 साल से 2 साल कोरोना में भी निकला है, कोरोना में टाइम निकला है। कोरोना के टाइम अशोक जी ने जो काम किया है आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसकी सर्विसेज इनको भी मिली है, और तारीफ करनी चाहिए। आज भले किसी भी पार्टी आदमी हो, अगर पारस जी ने अच्छा काम किया तो हमने भी ताली बजाइए, ऐसा नहीं कि नहीं बजाइए, अच्छा काम किया। पर अगर अशोक जी ने भी अच्छा काम किया, कोरोना में 2 साल निकला था, और कोरोना में हर आदमी मरने के। और मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ आप, ये आयड नदी है, फर्स्ट टर्म में पारस जी साहब मालूम हुआ, प्रमोद जी साहब ने ये घोषणा की थी कि हम आयड में टाइल्स लगाएंगे नीचे, आपको याद हो टाइल्स लगाएंगे, तो मैंने लाग रहा टाइल्स आ रही है, गाड़ी में आ रही है, गाड़ी में आ रही है। आयड नदी को इन्होंने आज आयड नदी की लिटरली हत्या कर दी सर, पूरी हत्या कर दी इन्होंने। आज 30 साल में चाहते तो आयड नदी की हत्या का इंजाम है बीजेपी, और ये चाहते तो कर सकते थे। आप बताएं मैडम। अच्छी बना सकते हैं सर, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूं, जैसा कि अभी इन लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य फ्री कर दिया है, पर आप हॉस्पिटलों में जाकर उस स्वास्थ्य की जानकारी लो। बहुत सारी दवाएं जो अगर वो लोग देते हैं वो किसी काम की नहीं, लोगों पे कोई असर नहीं होता है, फिर डॉक्टर उनको दे भी देता है तो वो घर जा जाकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और अच्छी जगह से खरीदते हैं। रही बात शिक्षा की कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा फ्री करी, तो शिक्षा पर सबका अधिकार है। अभी मुख्यमंत्री जी पद पर बैठे हैं इसलिए उन्होंने मुफ्त करी, पर आप उन स्कूलों की हालत जाके देखो, क्या टीचर रोज टाइम पर स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो क्या आप एडमिशन कराओगे? वहाँ के बच्चे को ABCD A to Z नहीं आता है, अब आपके जो मुफ्त है, ऐसा मुफ्त किस काम का जो आपके असर ही नहीं करे? जी RGHS योजना जो बता रहे हैं, ये चिरंजीवी योजना, इस चिरंजीवी योजना का एक पहलू मैं बताऊं आपको, 10 से 6 का ऑफिशियल टाइम है। क्या 10 से 6 के बाद कोई बीमार नहीं होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर 10 से 6 के बाद अगर कोई जाता है तो उसका RGHS में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। 10 से 6 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं था। इल्जाम है कांग्रेस के ऊपर के 10 से 6 के बाद चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैडम ने जो बोला शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले के अंदर, देखो पूरी दुनिया गहलोत जी के इस कार्यक्रम को सराहती है, और मोदी जी ने आज ये ठीक है, जैसे पारस जी ने अच्छा काम करा, मैंने पारस जी गले में हाथ डाल के स्वीकार करा, और मोदी जी ने खुद ने अशोक गहलोत की कोरोना काल के अंदर बहुत तारीफ करी और मन की बात में तारीफ करी। इसलिए राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, जो अच्छा काम करा। मैडम की जो बात है, बिल्कुल मैडम की बात, मैडम आप और मैं कमियां नहीं निकालेंगे तो सुधार कैसे होगा? मैं आपके सकारात्मक सुझाव को स्वागत करता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज इंग्लिश मीडियम असली, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई कदम उठाया है, कुछ कमियां रही, अरे अच्छा, मदन जी बावरवाल साहब हमारे साथ हैं, आप बताएं क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी स्कूल खोले अभी शहर में, वार्ड में अपनी वो जननी सुरक्षा योजना खोली गई है, और जो चिरंजीवी योजना है, और जो POP जो 2000 से पेंशन लागू करी थी, उसी के तहत हम हिमाचल और कर्नाटक जीत के आए हैं। ये छोटी योजना होती तो हिमाचल में इनकी सरकार को करारा जवाब दिया था। ये योजना है, और 10 सरकार की बड़ी बड़ी योजना है। अगर जो कहते हैं ना मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो फिर मोदी जी ने अभी 200 रुपये क्यों कम करे? पहले कर देते। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, पहले क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, लोग बाग यहाँ घूम रहे हैं, उदयपुर में आके चक्कर लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताएं सर मुफ्त में रेवड़ियों का कोई सवाल नहीं। इनको लग रहा है कि खजाना खाली हो रहा है, तो इनको किसने कहा आप शासन करो, हम कर लेंगे अगले 5 साल वापस शासन। और मान लो चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, दवाएं खराब आ रही है, इनकी जानकारी में तो इनको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए डॉक्टर के खिलाफ। यहाँ चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं।
कमल तलाई की टाइलें बनी, जनता का मंच है तो बात तो करेंगे। तो वहाँ जहाँ पे डॉक्टर जिम्मेदार है, डॉक्टर के मुकदमा दर्ज करवाए। और अगर इनको लग रहा है रेवड़े बांट रहे हैं तो शासन हम करने के लिए तैयार है ना। 5 साल उस समय बोलना। आपका जो चैनल है उदयपुर न्यूज़, आपका जो चैनल है उदयपुर न्यूज़, उदयपुर के बारे में सारी जानकारी बताता है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी का काम किया, स्मार्ट सिटी का काम हुआ। स्मार्ट सिटी में इतने लोग परेशान, उदयपुर की जनता इतनी त्रस्त हुई, इतने परेशान हुई, हर जगह परेशान हुई। उदयपुर में आप बताओ, बीजेपी बोर्ड में किसी बड़े नेता ने मंच पे आकर किसी आम जनता, उदयपुर आम नागरिक से माफ़ी मांगी या उनका आश्वासन दिया, उन्हें माफ़ी मांगी, उन्हें कोई मुआवजा दिया? कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए, कितने लोग परेशान हुए? लेकिन उदयपुर के इस बीजेपी बोर्ड ने किसी भी पद पे, किसी भी चैनल के माध्यम से आके उदयपुर की जनता से, जनता जनार्दन से माफ़ी नहीं मांगी। मेरे कहने का मतलब है कि मोदी जी जो है छापा पटकते हैं और वो जो उनके आरोप लगाते हैं, अगर उनकी पार्टी में चला जाता है उसके बाद में वो मशीन में डूब जाता है, साफ हो जाता है। ये फ्लाईओवर बन रहा है पिछले 25 साल से, और बाकी जो विकास देख लो आप, रेंग रहा है विकास, दिख रहा है बाहर रोड पे देख लो आप, रेंग रहा है विकास। इससे ज्यादा और क्या विकास? कैसा दावेदार होना चाहिए आपके? दावेदार ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में से हो, कार्यकर्ता हो, हमारे बीच में रहा हो। हमारे राजीव जी सवाल का है जो पिछले 5 यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना चुके और शुरू से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस में निरंतर काम करते हुए आज की तारीख में वो है, तो वो दावेदार हैं, वो आएंगे। ये मीडिया ट्रायल करके, मेरी बात सुनिए आप, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये खाली मीडिया ट्रायल में किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके कोई टिकट फाइनल नहीं होते हैं कि खाली एक ही नाम हर जगह जहाँ आप कार्यक्रम करते हो वहाँ जाके खाली एक ही नाम, वहाँ जाते हैं वहाँ एक ही नाम। क्या दिन भर एक ही काम है क्या? नहीं, दिन भर एक ही काम है, एक ही नाम लेके खाली उनको टिकट, इससे टिकट नहीं मिलेगा। जनता के बीच में जो रहा होगा उसको टिकट मिलेगा। जनता के बीच निरंतर भैया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देता है, तैयारी करता है और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक, सबसे मेन चीज़। और मैं खुद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरा पीटी भर्ती 2022 में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम था, सेकंड में नाम था, थर्ड में भी नाम था। और हरि प्रसाद शर्मा खुद कहता है कि 300 लोग फर्जी थे, 300 लोग फर्जी थे, उसका खुद का पेपर में बयान है भास्कर में। और 300 फर्जी होने के बाद में भी उसने एक को भी अभी तक अपात्र नहीं किया और वो अब इस्तीफा देके और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। तो इसका क्या माने अपन, क्या होगा? तो अब स्टूडेंट के साथ तो हत्या ही हो रही है ना। मिलीजुली तभी वो अध्यक्ष इस्तीफा देके अब कांग्रेस से चुनाव लड़ने गया है, तो उसका हरि प्रसाद शर्मा नाम है, आरपीएससी अध्यक्ष। अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे तो उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा? अभी तक कोई फैसला नहीं हो, ना कोई ज्वाइनिंग मिली, रिजल्ट आए 9 महीने हो गए। वही है, आप खुद देख रहे हो ना, पेपर लीक हो जाता, पेपर लीक होने के बाद रिजल्ट आ गया तो आज 9 महीने बाद भी कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई आता पता नहीं है। चलिए आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कहता है बड़े बड़े दावे किए हैं, 100 यूनिट फ्री कर दिया, 2000 यूनिट फ्री कर दिया। जब ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं, जहाँ पे 500 रुपये का बिल आता है वहाँ पे आज 1500 रुपये का बिल आ रहा है। ठीक है ना, सरकार तो कह रही फ्री कर दिया। फ्री कोई फ्री नहीं। आप जमीनी स्तर पे आप मीडिया के आप आदमी हैं, तो आप जमीनी स्तर पे आप इसका तहकीकात करें कि क्या हाल है लोगों का। और हजारों करोड़ रुपए खाली होर्डिंग बैनर इसमें खत्म कर दिए उन्होंने। आपकी लड़ाई में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मोबाइल बांट रहे तो उसमें साफ बोल रहे कि कांग्रेस को हाँ, उसके वीडियो मेरे पास। 10 से 6 का प्रश्न पूछा था, उसका जवाब तो आया ही नहीं अभी तक, कोई जवाब ही नहीं। 10 से 6 का एनरोलमेंट टाइम है क्या आरजीजीएस का? देखो, मैं एक विषय रखना चाहता हूँ। अभी कोई चर्चा में विषय आया आयुष्मान कार्ड का। मोदी जी आयुष्मान कार्ड लाए गरीबों के लिए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उन्होंने इलाज करवाया। उनकी तर्ज पर राजस्थान की सरकार ने 10 लाख रुपए चिरंजीवी योजना लाए। अगर मान लो आज मैं बीमार हो जाता हूँ और मेरे पास अगर चिरंजीवी कार्ड है, मैं अहमदाबाद जाऊँगा, वो कार्ड काम आएगा क्या? तो क्या ये पक्षपात होना चाहिए क्या? आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके दुरुपयोग करके आपने 10 लाख रुपए किए, स्वागत है आपका। और उसके बाद आपने 25 लाख किए, उसका भी स्वागत है। लेकिन वह 25 लाख रुपए क्या मैं अहमदाबाद, हमारा उदयपुर का 50% से ऊपर व्यक्ति दवा के लिए, इलाज के लिए अहमदाबाद जाता है। वहाँ पर वो कहता है मेरे पास चिरंजीवी कार्ड है। भैया, ये कार्ड चिरंजीवी सिर्फ राजस्थान में चलता है। ये जो दुर्प्रांत है ना, ये नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से आयुष्मान के बाद आप 10 लाख रुपए का कार्ड लाए, चिरंजीवी कार्ड, उसका स्वागत है। लेकिन वो कब
कि जब यहाँ पर तो इलाज क्या होगा, यहाँ पर तो दवाइयाँ ऐसी हो रही है जो हमारी बहन ने कही नहीं, जो आदमी के ऊपर लागू ही नहीं हो रही है। तो मेरा ऐसा कहना है, भ्रष्टाचार के में राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा भाई कह रहा है ना। पेपर लीक में 9 बार पेपर लीक हुए, एक बार नहीं हुए। और जब हमारा युवा आंदोलन करता है तो उसको पुलिस को आगे करके सिर फाड़ दिया जाता है। आपने कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, क्या किसानों का कर्जा माफ किया? क्या धैर्यता से नहीं, मेरी बात सुनो नहीं आप मयूर जी, मैं आपको कहता हूँ, उन्होंने कहा मैं ऐसी योजनाएं लाऊंगा जिससे हर घर में 15 लाख पहुंचेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा 15 लाख रुपए डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। विषय में फर्क है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई और ऐसा केस हुआ कि उसका मुलजिम छूट गया। अभी एक ये दुर्भाग्य नहीं है, पूरा देश जल गया था। और जिस तरह से निर्मम, एक मिनट, अरे एक मिनट, जो निर्मम, एक दिनेश जी, और आज ये व्यक्ति कहते हैं कि सनातन के लिए आरोप लगाते हो। अरे जिस धर्म को मानने वाले, जनोई पहनने वाले और सनातन के ऊपर आरोप लगाते हो, डूब मरना चाहिए। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और अब पहले रहेंगे। या भारत संस्कृति सनातन के ऊपर चलने वाली संस्कृति है। और कहते हो सनातन के लिए क्या कहता है, एक आई डॉट एन डॉट, वो एनडीए का आई आगे पीछे क्या क्या करते थे। क्यों तुम्हारे बाप दादाओं पे भरोसा नहीं है? तुम्हारे एनडीए पे आपको भरोसा नहीं था क्या? क्यों बदला नाम? मेरे को बताओ। नाम आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। ये देश के नागरिकों को गर्व नहीं है? आज कश्मीर के अंदर जाओ, हम गर्व के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे को गर्व नहीं है। खाली आरोप लगाना, गुस्सा करना, हाथापाई करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज देखो G20 का संचालन कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री और हमारे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। क्या कर रहे हैं? थोड़ी बहुत विचार करना चाहिए। ये सवालों का जवाब लेता हूँ। गौरव प्रताप जी, आप दबंग नेता हैं, ये बात बताएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो चिरंजीवी योजना का जो कार्ड है वो सिर्फ राजस्थान में ही काम कर रहा है, वो गुजरात में जाने पर काम नहीं करेगा और 50% लोग उस पर निर्भर हैं इलाज के लिए अहमदाबाद पर। भामाशाह योजना थी वसुंधरा जी की, वो पूरे देश भर में थी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता जवाब देगी इस चीज़ का। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जब आता है, जो सरकार का विजन रहा, जो केंद्र रहा कि हमारे प्रदेश में जो जनगणना ले रही है, मैं मेरे वार्ड की बात करूँगा, जो कार्यभार मुझे मिला है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने संभाग, अपने प्रदेश के हिसाब से बात करेंगे। मोदी जी देश की बात करेंगे, केंद्र सरकार केंद्र से रणनीति समस्त प्रदेश को जात वैराग वर्ग से उठ के समस्त को साथ लेके बनाएगी। उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। मैं मेरे क्षेत्र में काम करूंगा तो कोई फेरबदल नहीं होगा, समस्त क्षेत्र के लिए योजना आएगी। वैसे ही भामाशाह जो आई थी वसुंधरा जी के समय, चिरंजीवी की जगह भामाशाह थी जनता के कल्याण के लिए, मरीजों के लिए, तो वो क्या देश भर में लागू थी? भामाशाह योजना का क्या गुजरात अहमदाबाद में कार्यभार हो रहा था? जो अभी हमारे बड़े भाई उपमहापौर जी ने कहा कि अच्छी तरह से अगर हम देखें तो देख सकेंगे। तो मेरा यही निवेदन उनसे है कि जो भामाशाह योजना थी प्रदेश के लिए, प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं, जो भी लगे हुए हैं यहाँ पे, कहीं से भी कार्यरत हो देश में, तो प्रदेश की जो स्थिति है प्रदेश तक रहेगी। भामाशाह कार्ड भी अहमदाबाद में काम नहीं करता। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही मेरे को निराशा होती है हमेशा। एक काला अध्याय है जो इस मेवाड़ की दरा ने देखा। आतंकवाद ने जब मेवाड़ में दस्तक दी है ना, जब आतंकवाद ने इस मेवाड़ में दस्तक दी, राणा के अनुयायी हो, भामाशाह के अनुयायी हो, बिलूरा के अनुयायी हो, हाकिम का सूर के अनुयायी हो, समस्त अनुयायी जो इनके अनुयायी हैं, कोई देश को विभाजन करने वाले के अनुयायियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी इनके अनुयायी थे, भले अटल जी के अनुयायी हो, भले इंदिरा जी के अनुयायी हो, वो सब कन्हैया जी के परिवार के साथ कंधे से बंधा करेगा, इसमें कोई दो राय की बात तो नहीं। परंतु किंतु सुनिए, मेरी बात सुनिए। उनके वकील क्या सचिन पायलट साहब हैं? उनके वकील लाल सिंह जी जाला हैं? याकूब मेनन, बॉम्बे बम ब्लास्ट 353 हमारी माताओं, बहनों, वृद्धों के चित्रे उड़ा दिए गए थे। उस याकूब मेनन के लिए 6 बार रात को बेंच बदली गई थी। मेरे साथ समस्त युवा रात भर सोया नहीं था। याकूब मेनन की फांसी की हम गुहार लगा रहे थे। आप भूल गए वो दिन? आप भूल गए क्या वो दिन? 5 बार एक आतंकवादी के भाई के लिए, जो उसका मुख्य रणनीतिज्ञ था, जिसने पैसे ट्रांसफर से लेके सब कुछ यहाँ पर किया। आपको क्या लगता है पुलवामा में अटैक होता है तो कोई कांग्रेसी खुश होता है?
कन्हैयालाल जी की हत्या हुई तो कोई कांग्रेसी खुश हुआ? कसाब ने जब गोलियां चलाई हमारी माताओं बहनों पर, उसमें कोई कांग्रेसी ने आतिशबाजी की होगी? क्या लगता है आपको? लाल सिंह जी ने आतिशबाजी की होगी, सीपी साहब ने आतिशबाजी की होगी, हमारे नेता सचिन पायलट साहब ने आतिशबाजी की होगी, राहुल जी ने आतिशबाजी की होगी, उनका समर्थन किया होगा, कसाब के परिवार से मिलने पाकिस्तान खीर खाने गए होंगे? तो मेरा ये निवेदन इतना सा है आपसे कि कन्हैयालाल जी का काला अध्याय था वो अब ना हो। तो ऐसी जो ताकतें आपकी हमारी पार्टी में हो, बोले किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में अगर कोई गैर राष्ट्र से परे विचारधारा रखता है, उसके लिए खड़ा होना हम सबका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और भविष्य में उनके सम्मान के लिए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, भविष्य में कोई कन्हैयालाल की घटना हो, हम सब युवाओं को मजबूत होना पड़ेगा उनसे लड़ने के लिए। के मामले में आपका क्या कहना बलात्कार की बात मेरी बहन कर रही है। एक मिनट जितेंद्र जी, मैं आप आ जाइएगा। बलात्कार की बात मेरी बहन ने कई मेरे से सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा, बाकी मैं माइक किसी का नहीं लेता हूँ ना, मैं बोलता हूँ बीच में। वही बात मैं कहना चाहूँगा मेरी बहन को, देखो मेवाड़ का हर लाल जो इनके साथ खड़ा है ना, वो ना पार्टी में, वर्ग में, समुदाय में नहीं दिखेगा। मणिपुर में जो घटना हुई, राजस्थान में घटना, मैं मावली विधानसभा में गया था, हमारे दिग्गज नेता धर्मनाथ जोशी वहाँ विधायक हैं, है ना। मैंने वहाँ जाके धर्मनाथ जी के विरोधी नारे नहीं लगाए। मैंने जब ज्ञापन सुपुर्द किया तो मैंने उस बच्ची के हक के लिए ज्ञापन सुपुर्द किया, है ना। मैंने ये नहीं लिखा कि वहाँ के विधायक हाय वहाँ के विधायक, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, छोटे छोटा पार्षद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, परंतु किंतु अगर कोई चुप्पी साधता है, मेरी बहन अगर कोई चुप्पी साधता है, अगर कोई निर्णय नहीं लेता है, अगर कोई सजा नहीं देता है, अगर उस परिवार के साथ वो खड़ा नहीं होता है, तो वो गुनहगार है। अन्यथा कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता कि भाई मणिपुर हो, राजस्थान हो, कहीं भी ऐसा, और अगर होता है तो हमसे बलात्कार का जवाब दीजिए ना आप। तो दिया ना मैंने आपको, क्या कह रहा हूँ, कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, तो इसका दोषी देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी को आप इसका दोष देंगे क्या? जो सत्ता में बैठा अरे सत्ता में तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बात करेंगे ना, धर्मनारायण जी भी विधायक थे, हमने उनसे बात थोड़ी की, हमने अपने आप को एक संदेश दिया कि अगर ऐसी कोई भी घटना प्रदेश में, देश में, संभाग में होती है तो गौरव प्रताप नहीं, हर युवा मेवाड़ का उस परिवार के साथ खड़ा है, हमारी बहन के साथ खड़ा है। सुनिए आप, बलात्कार जब होता है ना, तो बलात्कार किसी नारी का स्वाभिमान सम्मान नहीं, उसकी एक तरह की मृत्यु है, उसके लिए कोई भी, परंतु किंतु अगर सरकार, राज्य सरकार अगर उनके खेमे में साथ खड़ी है, बलात्कारियों को सरगना दे रही है, बलात्कारी जो परिवार, जो बलात्कार का भागीदार हुए हैं बच्ची, उसके परिवार के साथ कंसर्न लेकिन तो वो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। जैसे आपके नेता ही जवाब देते हैं। अरे एक मिनट, बलात्कार के मामले में निश्चित रूप से मेवाड़ का लाल होने के नाते गौरव जी मावली गए, और मावली के अंदर जो बलात्कार हुआ उसकी हम भी निंदा करते हैं। मणिपुर के अंदर हुआ ना, राजस्थान विधानसभा में उसका विरोध किसने किया? राजस्थान का काबीना मंत्री लाल डायरी वालों कई बोलियो कि पहले अपना घर सुधारो। इसका मतलब बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान। हमारे महाराष्ट्र के अंदर साधुओं को किसने मारा? पालघर के अंदर। निंदा करो ना, गुस्सा करने से काम नहीं चलता है, गाली गलौज करने से काम नहीं चलता है। मयूर भाई, हकीकत को स्वीकार करो। अगर बलात्कार किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए ना, वो राजस्थान, ये बात सही है। गौरव, एक मिनट मम्मी, गौरव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके दोषी अशोक गहलोत नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। मैं ये नहीं कह रहा कन्हैयालाल की हत्याकांड, मुकदमा केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, उसकी तफ्तीश कौन से राज्य में हो रही थी? उसकी तफ्तीश राजस्थान सरकार की पुलिस कर रही थी। अगर मुकदमा ऐसा होता, अरे छोड़ो, अरे फालतू बात मत करो। मेरा देखो मयूर जी सुनो, आज की तारीख में अगर मान लो, अरे यार इनसे कार्यकर्ता किसका था? कन्हैयालाल, पहली बात यह बताए। और उसको जो है, जो केंद्र में क्यों ले गए उस केस को? यहाँ राजस्थान में रहने देते, उसको सजा होती, उसको है। मयूर जी, मेरा ऐसा कहना है, कार्यकर्ता का तात्पर्य नहीं होता है। अगर गुलाब चंद कटारिया राजस्थान का गृह मंत्री है और आम जनता का व्यक्ति आकर अगर मान लो गले में दुपट्टा पहनाता है, वो कार्यकर्ता हो जाता है क्या? वो गृह मंत्री राजस्थान का था, किसी एक का नहीं था। मम्मी जी शांति रखो, 2 मिनट आपकी बात सुन ली थी मैं। मेरा तात्पर्य कहने का ये है
कि इतना गुस्सा करने से काम नहीं चलता है। हकीकत को जांचो। यहाँ पर अधिकारी का नाम बताऊं क्या? कौन जांच कर रहा था? किसने रात भर तफ्तीश की? नाम बताऊं क्या? पुलिस कौन थी? पुलिस किसकी थी? सारी जांच करने के पश्चात ऐसा मुकदमा किसकी हत्या होती है और 10 महीने में जमानत हो जाती है और फिर कहते हो तो केंद्र था। कि क्या होता है केंद्र? खारी आरोप लगाना ये बिल्कुल। एक मिनट आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर बलात्कार के लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है तो मणिपुर हिंसा के लिए भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार कैसे? मेरी बात को सुनिए। ऐसा है, एक मिनट सुनिए। अरे सुनो मम्मी जी, ऐसा है कि मेरे छोटे भाई गौरव ने कहा, बहुत अच्छा उसने विषय प्रस्तुत किया। मैं बहुत गंभीरता से उसकी बात को सुन रहा था। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने भामाशाह की बात की कि भामाशाह राजस्थान में वसुंधरा जी ने लागू किया तो पूरे देश में क्यों नहीं किया? मैं उनको बताना चाहता हूं कि भामाशाह पूरे देश का पहला कार्ड था जो राजस्थान में जारी हुआ। उस समय वसुंधरा जी भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, वो मुख्यमंत्री थी। तो जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी वो उस प्रदेश का अपना भला सोचेगी। और राजस्थान के जो मुख्य, हाँ, तो उन्होंने भला नहीं सोचा। उन्होंने जो 25 लाख की बात करी, मैं आपको जानकारी कर दूं, मैं आपदा राहत विभाग का प्रदेश संयोजक हूं। 25 लाख का अगर किसी को बीमारी हो गई राजस्थान में, उसको पहले अपना बीमारी लेके कलेक्टर के पास जाके पास करना पड़ता है। शायद इनको पता नहीं होगा। वहां से वो जारी होता है। हाँ जी, जाना पड़ता है। फोन लगाओ कलेक्टर साहब को। इनको पता ही नहीं है, ये इनको पता नहीं है। दूसरी बात सुनिए, अरे बोलने दो, सुनिए। दूसरी बात, अरे सुनिए, दूसरी बात आज सुनिए। कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। 25 की बात करिए, 20 से ऊपर कलेक्टर साहब। और ये इस प्रकार से जो बात कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मेरा कहना है जो आयुष्मान था आपको करना था तो उसमें जोड़ना था कि भाई आयुष्मान प्लस चिरंजीव दोनों मिला के आप इलाज कराते तो मेरे राजस्थान के लोगों को बाहर भी इलाज मिलता, मुंबई में मिलता। ये सिर्फ रेवड़िया पर 60,000। प्रेम क्यों है? मुझे गुजरात से इसलिए प्रेम है, मेरे से सटा हुआ प्रदेश है। और गुजरात के हमारे 2 वरिष्ठ नेता देश के ऊपर राज कर रहे हैं, ये हमारा गौरव है। अभी हमारे पार्षद को अभी 10 लाख रुपए रिसेंटली 4 दिन पहले मिला है, विनोद जी जैन को। उसके अलावा भी इसमें एक स्कीम और है, अगर 25 लाख से ज्यादा की होता है, रिकमेंड करता है तो भी उसको सरकार देगी। 25 लाख तक तो गारंटेड है, उसके अलावा भी देना चाहे तो सरकार देगी। ये गारंटेड लेटर है। हेलो, मैं आप सबके माध्यम से महिलाओं के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि शायद दड़ोसरा जी भी आप ही के पार्टी के नेता है। जैसा कि उन्होंने बोला था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है तो क्या हर औरत की अस्मित मर्द ही लेगा? नहीं, अभी सुरक्षा करेगा। कुलदीप सेंगर भी आपकी पार्टी के एमएलए हैं। ये देश है, वीर जवानों का क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं है। नहीं तो मर्दों का है तो क्या मर्द तो माँ अपनी माँ बेटी भी ऐसे ही घूमे क्या? बोलते हैं कपड़े छोटे इसलिए बलात्कार हो रहे हैं, कपड़ों से क्या तुम्हारी बेटी भी घर में छोड़? अरे जवान कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ी है क्या? भारत के लिए भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ी, भारत है। जवान भी आप बताओ, बेटी छोटे कपड़े पहनेगी तो क्या आप उसका भी बलात्कार कर डालोगे? हाँ, ये मर्द की बात कह रही है, बच्चा सुरक्षित नहीं है राजस्थान। ये मर्द की बात कह रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरे यूपी में तो विधायक करे उसकी बात करो, यूपी में विधायक करे उसकी बात करो। यहाँ की बात कर रहे हैं विधायक, जिंदा जला देना जिंदा जलावे, महिला को जितना जलाया, महिला को भ्रष्टाचार का किस्सा सुना तो आप? भ्रष्टाचार का सन 2014 का चुनाव था महाराष्ट्र का। सन 2000 चुनाव का चुनाव था। 1 तारीख को मोदी जी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक भाषण दिया कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी सबसे करप्ट पार्टी है, और 10 तारीख को बारामती में उनके साथ भोजन कर रहे थे। बात समझे? अभी भोपाल में उन्होंने कुछ समय पहले आरोप लगाया 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला किया अजीत पवार ने। आज अजीत पवार किसके साथ है साहब? अजीत पवार किसके साथ है? उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो भ्रष्टाचार का नाम लेने का तो अधिकार है ही नहीं बिल्कुल। आप बलात्कार जगह नहीं अपराध है, उसकी सजा होनी चाहिए, उसको जिंदा जला देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। ये भीड़ करिए मार देगी, ये भीड़ मार देगी और फिर मारेगी। एक सेकंड, किसी का नहीं, वहाँ पे क्या हुआ? आपने यहाँ तो ये पूछ लिया। हाँ भैया आप बताएं। राजस्थान में बदलाव होगा, कितना भी कुछ भी कर लो, आएगा मोदी।
मोदी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दे ना यहाँ आएगा राजस्थान के अंदर योगी जैसा। अच्छा, कौन है वो नाम? वैसा वो आपको मालूम चल जाएगा कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद मालूम हाँ चल जाएगा। हमको मालूम है कौन आने वाला है। मेरे को आपने बता दो ना। नहीं साहब, अरे बता दो, बता दो। नहीं नहीं साहब, वो पार्टी की बात है, हमने फाइनल कर दिया। आए हाँ भैया मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से हमने हिमाचल में देखा, अभी कर्नाटक में 2 रिजल्ट देखे, हिमाचल और कर्नाटक में 80% हिंदू पॉपुलेशन होने पर भी मोदी जी ने वहाँ बहुत बोला कि बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाना। इस देश में बदलाव आ रहा है और इस बार मोदी जी नहीं आने वाले हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ही आएंगे। जहाँ तक रही बलात्कार और इन घटनाओं की बात, ये कहीं भी सामान्य घटनाएं हो जाती है, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और 11 लोगों को गिरफ्तार किया, ये बड़ी बात थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 जगह अभी ये रेप कांड हुए हैं जहाँ पे भी ये घटनाएं होती है और प्रशासन कितनी तेजी से काम करता है ये उस पर डिपेंड करता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने तुरंत सभी को गिरफ्तार किया था और उसमें एक छात्र एबीवीपी का छात्र था, तो उसके बारे में ये लोग क्या कहेंगे जो इनका अग्रिम संगठन खुद ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही देश की, हमने हिमाचल पर आरोप लगाया है एबीवीपी पर जाता ना अशोक गहलोत कहीं जाते ना, बाकी जो जनता बाहर खड़ी होते ना एक ही नारा लगता, हर हर मोदी घर घर मोदी। आएंगे भाजपा और लाएंगे देश विकास करेंगे। बात तो ये यूँ कह रहे हैं कि हाँ राजस्थान में चुनाव है, अभी राजस्थान में वो गए थे, अभी चित्तौड़ में गए थे, वहाँ बोला था हर हर मोदी के नारे होते। अब तो जाने सही है। क्या आप मानते हो कि भारत में मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री है? एबीवीपी के कार्यकर्ता कोई बलात्कार करेंगे, इनकी पार्टी के कोई बलात्कार करेंगे, उनको इसी तरह से। पार्षद देवेंद्र जी साहू हमारे साथ है। सर सबसे पहले आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक तो हमारे गुलाब चंद जी कटारिया ने 40 साल उदयपुर को नेतृत्व दिया। वो अच्छे काम की सुखाड़े साहब की भी तारीफ करते थे। देवास योजना को आगे बढ़ाने वाले गुलाब चंद जी कटारिया ही थे, तो वैसा ही दावेदार खेवनहार उदयपुर को जरूरी है। कौन है वो नाम? हमारे भाजपा में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय होता है और सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा से अपनी अपनी दावेदारी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, आज बता ही दो। मेरे दिल में मैं भी दावेदारी रख रहा हूँ, पार्टी निर्णय लगी तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा। गुलाब जी ने कौन कौन से वो विकासकारी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल को लेकर चलता है। टिकट मिलने तक है कि फूट कहाँ है? फूट कहाँ है? हर जगह देखते बताओ ना कहाँ है? परसों के दिन आप वहाँ देखते हैं नाना पार्टी कार्यालय में पूर्व पार्षदों की मीटिंग हुई। हाँ उसमें भी फूट देखने को क्या हुई? आप देखिए अर्चना जी आपके सामने। अर्चना जी ने मीटिंग में ये कहा हम पुराने पार्षदों को भी बुलाना चाहिए। ये फूट है क्या? संगठन की बात संगठन में नहीं करेगा व्यक्ति तो कहाँ करेगा? लेकिन सरकार का व्यक्ति सरकार के व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर गालियां दे, ये है फूट। वो परिवार और आदमी नहीं है। और अटू विधायक अरे ले जाइए होटल में बंद कर दे 1.5 महीना तक, सरकार जाए भाड़ महीने, जनता जाए भाड़ महीने। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं फूट। फूट नहीं है। ये हमारा बीजेपी का दावेदार, मैं बीजेपी का दावेदार, ये बीजेपी का दावेदार, ये बीजेपी का दावेदार, ये कांग्रेस का दावेदार। क्या हो गया? हर कांग्रेस का कार्यकर्ता दावेदार है, हर बीजेपी का कार्यकर्ता दावेदार है। हाँ, बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी में भी होना चाहिए, कांग्रेस में भी होना चाहिए। हम इस बात पर सहमत हैं। आप एक बात बताएं कि आप भी पूर्व पार्षद रहे हैं, शहर के अंदर एक मुद्दा यहाँ पर उठा था कि 24 घंटे माकूल खाने की व्यवस्था नहीं है। रात्रि में कई लोग परेशान होते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन भी बड़ा है और दक्षिणी राजस्थान का केंद्र है उदयपुर। बिल्कुल सही बात है। उदयपुर शहर पर्यटन नगरी है, हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं उदयपुर शहर है। पूर्व में 1 मिनट आप सुन लीजिए ना भाई साहब, पहले आप तो कुछ करते नहीं, हमको तो कुछ बोलना दो पहले। मैं पूर्व में पार्षद भी रहा, कमेटी चेयरमैन भी रहा। उदयपुर शहर में उदयपुर क्षेत्र जो हमारा बस स्टैंड मेरे वार्ड क्षेत्र में था,
उदयपुर न्यूज़ ने भी उस समय तत्कालीन समय में आवाज़ उठाई थी कि 24/7 फूड कोर्ट एक होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट जो रात को लेट नाइट यहाँ पर आए उसके कम से कम छोटा मोटा जो नाश्ते की अल्पाहार की व्यवस्था तो कम से कम ये 24 आवर्स मिल सके। उसके लिए मैंने खुद ने क्षेत्र के पार्षद होने के नाते एक प्रस्ताव भेजा था कि भाई हमारे जो उदयपुर बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में जो उदयपुर की साइड में जो स्थान रिक्त था, वहाँ पर हमने एक प्रस्ताव बनाया था, उसका नक्शा भी बनाया, सब सर्वे प्लान वगैरह सब आउटलाइन भी बनाई थी। हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष तत्कालीन पारस जी भी यहाँ पर मौजूद है, उस समय उनको भी ध्यान में है। परंतु हमने जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा, यहाँ के जो रोडवेज डिपार्टमेंट के जो एमडी थे, उन्होंने प्रस्ताव लिया, उस प्रस्ताव को आगे जयपुर भेजा, परंतु उसके बाद सरकार बदलने से उस प्रस्ताव को डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया। उस प्रस्ताव पे आगे कोई भी राजस्थान सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। तो मैं कहूँगा उदयपुर शहर की जनता के साथ क्या ये कुठाराघात नहीं है, या उदयपुर शहर की जनता ही छोड़िए, पूरे देश से जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर उनके साथ कुठाराघात नहीं है। यह काम रोडवेज बस स्टैंड का रोडवेज डिपार्टमेंट का था। हमने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा कि सारा खर्चा जितना भी होगा नगर निगम वहन करेगी, नगर निगम इसका डेवलपमेंट करेगी, परंतु राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उसको रोक दिया। अब इससे जवाब सवाल पूछा जाए। आप बताएं सर, आपके ऊपर इंजाम लगे हैं। कालू जी गुज्जर भी हमारे साथ हैं। कालू जी, आजकल तो क्या बात है, 50-50 तोले की चेनें वगैरह बहुत फंड आ रहा है आजकल। फंड तो मेहनत करते हैं साहब, सुबह शाम 5 बजे होटल खोलते हैं, मेहनत करते हैं, निगम का नहीं खाते हैं जी। अच्छा एक बात बताओ कि ये 20 सालों का सूखा समाप्त पर आएगी कि 100% खत्म होगा। अब की बार जैसे आपने टेकरी में तो शेरा बंधा दिया दूल्हे को, अब की बार यहाँ का विधायक शहर का भी बंधाएंगे और ग्रामीण का भी बंधाएंगे, और इसी जगह आपकी मंच जमाएंगे, जनता तो उस दिन जवाब देंगे आपको। चलिए, तो कालू जी काफी कॉन्फिडेंस में है और कालू जी ने दावा करा है। हाँ। कालू जी जनता ढूंढेगी नहीं आपको। और मैं ढूंढ लूंगा, सबको जानता हूँ। मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 24 घंटा जनसेवा कहीं भी देख लो, कहीं भी मिल जाऊंगा। चलिए ठीक है। मूल प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। मूल प्रश्न का उत्तर 24/7 जो फूड कोर्ट बनाने की बात थी, भाई साहब ने मेरे बड़े भैया राकेश भैया मेरे वार्ड से पहले पार्षद थे। बस स्टैंड हमारे अंदर ही आता है। अभी मेरे भाई पार्षद है मोनिका गुजर, भाई साहब ने जब वो आदेश भेजा, जयपुर भेजा, सरकार बीजेपी की थी, जो हारी और वो पर्ची जेब में लेके चले गए, शायद वो जेब में लेके चले गए। होता तो जैसे राजस्थान सरकार ने हर चौराहे पे इंदिरा रसोई का खाना करेगा 8 रुपए में खाने दे रहे हैं, तो और भी बढ़िया काम करती है राजस्थान सरकार। लेकिन जब भाई साहब ने प्रस्ताव भेजा, सरकार बीजेपी की थी, वो शायद उनकी जेब में ही चला गया, डंपिंग यार्ड में नहीं गया भाई साहब। एक मिनट राकेश जी पोरवाल ने कहा 24 घंटे फूड कोर्ट खुलना चाहिए, उसके लिए बताओ खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। और नगर निगम एक सक्षम संस्था है, वो चाहे तो खुद प्रस्ताव लेके अपना खुद फूड कोर्ट खोल सकती है। अरे ना, नगर निगम पैसे दे रही है। मैं दिनेश जी की बात का उत्तर दे देता हूँ। फूड कोर्ट के लिए महापौर जी, मैं स्वयं, जिला कलेक्टर महोदय, हम सब जने वहाँ पर स्थान पर गए। हमने प्रपोजल बनाया। रोडवेज अभी किसके अंडर में है? आप रोडवेज के अधिकारी को के प्रस्ताव पास कराओ, नगर निगम कल से प्रारंभ कर देगी काम। रोडवेज अरे एक मिनट, अरे मयूर जी वह रोडवेज की जमीन है, रोडवेज कांग्रेस सरकार के अधीन है। मेरा ऐसा निवेदन है, इसमें राजनीति नहीं, 24 निश्चित रूप से 24/7 फूड कोर्ट खुलना चाहिए। ये दिनेश जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, गौरव भी कहेगा और सब व्यक्ति कहेंगे। लेकिन हमने प्रपोजल बनाकर गए, सभी अधिकारियों के साथ में गए। रोडवेज ने कहा या हम खोलेंगे, नगर निगम नहीं, हम तो लीज पे रह रहे थे, किराया उसका देने के लिए तैयार है। आज भी दिनेश जी मैं कहता हूँ आप इस पे प्रयास करो। अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे काले थाक होगा हमारे घर ऊंचे खोल लो, यूं थोड़ी काले यार, हर कहाँ खोल दो भाई। जहाँ पर स्थान हो, जहाँ पर ग्राहक आवे, जहाँ पर व्यवस्थित रूप से हो, आप तो ऐसा करो, सार्वजनिक रूप से अपन मेंटली प्रिपेयर है अपन दोनों जने, आप प्रयास करो। नगर निगम 50 लाख लगेगी तो लगाने के लिए तैयार है, आप शुरुआत कर दो। नगर निगम ने तो दावा करा, क्या सरकार से परमिशन ला सकते हैं दिनेश जी दवे साहब? मैं प्रयास करूंगा, मैं जो परिवहन मंत्री है हमारे, उनसे मैं बात करूंगा और बात करके कोशिश करूंगा कि यहाँ पे फूड कोर्ट के लिए अगर ये परिवहन रोडवेज बस स्टैंड पे व्यवस्था चाहिए तो मैं दिलवाऊंगा। चलिए ठीक है, दिनेश जी ने भी आश्वस्त करा और पारस जी ने भी, बिल्कुल। तो अब
कार्यक्रम को यहीं समाप्त। जनता दरबार के माध्यम से आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या समस्या है अंदरूनी शहर के वार्डों की, क्योंकि शहर की नाक है सूरज पोल चौराया और ये नाक हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। और तमाम जनप्रतिनिधियों से आपको मिलाया और बताया कि किस तरह की समस्या और कैसा होना चाहिए शहर का नया खेवनहार। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। JK फिजियो एंड रिहैब सेंटर, राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102।